नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ द मर्डर मिस्ट्री विद घोस्ट का पार्ट 3। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की द मर्डर मिस्ट्री विद घोस्ट पार्ट 3। इधर काफ़ी देर से यहाँ यजमान के पापा टेबल पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ देर इंतज़ार करके वह फिर यह यजमान को आवाज़ लगाते हैं, जल्दी आ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो रहा है, पहले खाना खा लो फिर हिसाब किताब देख लेना। यजमान, पापा मैं आया, ऐसा कहकर यजमान अपनी जगह से उठता है और अपने कमरे से बाहर आ जाता है। खाने की टेबल पर बैठता है। उसके पापा उसके लिए खाना परोसते हैं। तभी जैसे ही वह रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ता है, वैसे ही उसका फ़ोन घनघनाने लगता है। यजमान अपनी जगह से उठता है और उसके पापा कहने लगते हैं, टाइम पर खाया कर बेटा। यह सुनकर वह फ़ोन लेने चला जाता है। फ़ोन पर सामने से, हेलो कौन? मैं तुम्हारा सेठ बोल रहा हूँ। यजमान कहता है, नमस्ते सेठ जी। विक्रम सेठ, नमस्ते। सुनो, कल मैं तुम्हें जो 4 पुड़िया रोज़ की मिलती हैं, हमने उसको बढ़ाकर 8 कर दिया है। तुम गिनती करके डीलर से ले लेना और फिर मुझे दे देना। यजमान कहता है, ठीक है सेठ जी। विक्रम सेठ यह कहकर फ़ोन काट देता है। यजमान फ़ोन हाथ में लेकर बाहर आ जाता है। फ़ोन को खाने की टेबल पर रख देता है। यजमान खाने की तेज़ी से खाने लगता है। जल्दी ही यजमान अपना खाना ख़त्म करके अपने दोस्त तारक्ष के साथ घूमने के निकलता है। तारक्ष यजमान के साथ लेकर हाईवे के किनारे पैदल पैदल आगे बढ़ रहे हैं। सूर्य डूब चुका है और हल्का हल्का अंधेरा छाने लग गया था और हाईवे के किनारे मौजूद दुकानें प्रकाश से जगमगाने लगीं। यजमान और तारक्ष लाइट की रोशनी में चमकते बाजार का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। यजमान यूं ही सड़क के किनारे मौजूद दुकानों को देख रहा था, तभी उसकी नज़र सेठ की गाड़ी पर पड़ती है और वह तारक्ष को वहीं खड़े रहने के लिए कहकर आगे बढ़ जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो वह सेठ की गाड़ी के नज़दीक पहुंचता है। उसकी नज़र सेठ पर पड़ती है। सेठ 4 आदमियों से घिरा हुआ था और उसका पूरा ध्यान उसके साथ बातचीत पर था। वो खुद उनके साथ बात कर रहा था। यजमान उसकी बातचीत को सुनने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ भी स्पष्ट सुनाई नहीं देता। यजमान की नज़र सेठ के हाथों पर पड़ती है, जिसमें 4 नोटों के बंडल थे। सेठ उन 4 बंडलों को चाय के टेबल पर रखता है और वह 4 लोग उन गुड्डियों को आपस में बांट देते हैं। वे सेठ को कहते हैं, सेठ कल में तुम्हारा माल डबल हो जाएगा। सेठ हंसते हुए, ठीक है, माल टाइम पर भेज देना। यजमान सब चुपचाप से सुनने की कोशिश करता है कि तभी उसका दोस्त पीछे से आ जाता है। यजमान, क्या देख रहे हो? यजमान तारक्ष की बात की सच्चाई को छुपाते हुए बात को घुमाने की कोशिश करता है। अरे नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही दुकान को देख रहा हूँ। यजमान, नहीं, कुछ तो चिंतित दिखाई दे रहे हो। ऑफिस में झगड़ा हो गया क्या किसी से? यजमान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है यार तारक्ष, तो फिर तुम आज इतने उदास लगता है, किसी से तुम्हारी बहस हो गई है या फिर किसी ने तुम्हारे दिल तोड़ दिया है? यजमान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं तो बस पापा के कारण थोड़ा चिंतित हूँ, क्योंकि अब मैं पहले की तरह उन्हें अपना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि ऑफिस का काम ही काफ़ी होता है यार। तारक्ष कहता है, तो इसलिए चिंतित हो तुम? यजमान, हाँ, मैं इसलिए चिंतित हूँ। इतने में सेठ अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी तक पहुंचने पर उसकी नज़र यजमान पर पड़ी। यजमान, तुम इस समय यहाँ पर? विक्रम सेठ ने पूछा। यजमान, सेठ जी, मैं तो अपने दोस्त के साथ घूमने आया था। मैं तो रोज़ इसी टाइम घूमने जाता हूँ। सेठ कहता है, अच्छी बात है, घूमना सेहत के लिए लाभदायक है। तारक्ष कहता है, राम राम सेठ जी। सेठ, राम राम बेटा। यह कहकर सेठ अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। यजमान, तारक्ष, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सेठ कुछ अलग है? तारक्ष कहता है, सेठ तो काफ़ी अच्छा है और इसका काफ़ी नाम भी शहर में है। तुम तो देख ही चुके हो, इस कारखाना इतना बड़ा है। यजमान कहता है, हाँ, परंतु उसके कारोबार में इतना अधिक पैसा कमाना, यह बात कुछ समझ में नहीं आई मुझे भी। वहाँ महीना 2 महीना हो गया है काम करते करते, बस इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, यह कुछ पता ही नहीं चल रहा। तारक्ष कहता है, यजमान, इतना मत सोचो, मुझे लगता है इसलिए तुम चिंतित दिखाई दे रहे हो
क्या यही तुम्हारी चिंता का कारण है? यजमान कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मुझे फैक्ट्री से काम करने की आदत पड़ चुकी है। तारक कहता है, यजमान, तुम्हें इतने काम पर ध्यान देना चाहिए और फिर तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है कि पैसा कहाँ से और किसे मिलता है। यह सब कुछ तुम्हें नहीं जानना चाहिए और इससे तुम्हें कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। यजमान कहता है, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। तारक कहता है, ये तो बिजनौर का एक बहुत बड़ा सेठ है, इसे इतने हल्के में मत लेना। इस सेठ की पहुँच बहुत ऊपर तक है। क्या पता कितने धंधों से यह पैसा कमाता है, इसका कोई हिसाब भी नहीं होगा। रुई का बिजनेस तो बस दिखावे के लिए, बाकी असली बिजनेस तो बहुत सारे चलते हैं। मैंने इसके बारे में ऐसा ही सुना है। यजमान कहता है, ये हो सकता है यहाँ भी, परंतु मुझे अपने काम से काम रखना है। बस तारक इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। फिर वे दोनों उससे कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे चलकर वापस घर की ओर घूम जाते हैं। थोड़ी ही देर में वह दोनों घर पे ही पहुंच जाते हैं। यजमान अपने घर में पहुंच जाता है और अपने कमरे में फैली ऑफिस की फाइलों को उठाकर एक जगह रखने लगता है और फिर सो जाता है। इधर सेठ का लड़का हैरिन अपने अयस दोस्तों के साथ क्लब में बैठा हुआ है। उसके सभी दोस्त उसे घेर कर बैठे हैं। विशु कहता है, हुआ क्या भाई, माल का इंतजाम? हैरिन, नहीं यार, अभी कहाँ हुआ, अब तक कोई बकरा मिला नहीं। हैरिन का एक दोस्त, मुझे तो अभी बिच्छू दादा से पता चला है कि तुम्हारे पिताजी ने ड्रग्स के व्यापार को डबल कर दिया है। क्या बात है, तुम लोग ड्रग्स से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो। हैरिन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, ड्रग्स के धंधे में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है और हम सही प्रॉफिट का कमा रहे हैं। तभी तो मैं इस बिजनेस को अपने पिताजी से अलग कर देना चाहता हूँ ताकि हम सबके लिए माल का इंतजाम हो सके। विशु कहता है, ठीक है, जल्दी इंतजाम करो। हैरिन, हाँ यार, माल का डिमांड तो काफ़ी बढ़ गई है और सप्लाई भी तेज़ होने वाली है। कल से हमारी फैक्ट्री में है बहुत अधिक माल आने वाला है। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपके पास कोई नई कहानी है तो मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।